बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास ख़ान आपके साथ है। और अभी का जो वीलॉग है, इस वीलॉग में बात करूँगी। अभी ख़बर गर्दिश कर रही है, इंतहाई अफसोसनाक ये ख़बर है। और जैसे ये ख़बर मेरी नज़रों से गुज़री, मैंने इसको पढ़ा तो मेरा दिल जो है वो काफ़ी रंजीदा हो गया था, काफ़ी अफसरदा हो गया। और अफसरदा इस वजह से कि छोटे छोटे बच्चों को देखा, जब एक पूरी इतनी खूबसूरत फैमिली को देखा ये ख़बर पढ़ते हुए विजुअल्स में, और जो तस्वीर सामने आई, जो वीडियोस सामने आई, उन्होंने मेरा दिल जो है उसको हिला कर रख दिया। बड़ा पेनफुल था जब इस तरह का इंसिडेंट आंखों के सामने आ जाता है और हमें फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो समटाइम्स हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं उनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो ख़बर पढ़ते हुए, ज़ाहिर है हम भी इंसान हैं, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, चेहरे के तासुरात जो हैं उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। दिल रंजीदा हो जाता है, दिल भर आता है, आंखें भर आती हैं कि ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क में। तो नाज़रीन, ख़बर जो है वो ये है कि सुहाने मुस्तक़बिल के ख्वाब सजाए यूरोप जाने वाला एक इंतहाई खूबसूरत फैमिली थी, बड़ी प्यारी फैमिली थी। ये जो फैमिली है, ये अपना मुस्तक़बिल, अपने बेहतर मुस्तक़बिल के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों के हमरा बाप और उसकी जो अहलिया है, उसकी जो बीवी है, यानी कि माँ बाप अपने बच्चों के हमरा, जिनकी 4 बच्चे हैं, और इन 4 बच्चे इंतहाई छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। इन बच्चों के हमरा दोनों मियाँ बीवी, उन्होंने पता नहीं क्या क्या प्लानिंग की होगी, क्या क्या सोचा होगा। कई बार वो मिल के बैठे होंगे दोनों मियाँ बीवी, कई बार उन्होंने आपस में मशवरा किया होगा, कई बार उन्होंने ख़ुद को एक दूसरे को तसल्ली दी होगी। और शायद उन दोनों ने बैठ के जिस वक्त ये प्लानिंग कर रहे थे, ये भी सोचा हो, एक दूसरे से कहा हो कि नहीं, ये बहुत रिस्की है, इसमें जाना और ना पहुंच पाना मंजिल पर अपने, ये 50-50 है। बल्कि 50-50 की रेशो भी बहुत मैं ज़्यादा रेशो बता रही हूँ। इसको अगर यूँ कहा जाए कि 90 और 10% का मार्जिन रखा जाए तो इस तरह से है। जी हाँ, आज के इस वीलॉग में डंकी के हवाले से मैं बात करूँगी। और ख़बर कुछ इस तरह से है कि ये अपना खूबसूरत मुस्तक़बिल जो है, इसके सुहाने मुस्तक़बिल के ख्वाब सजाए आंखों में एक फ़ैमिली थी बड़ी प्यारी, 4 बच्चों के हमरा मियाँ बीवी जो हैं वो जा रहे थे। और पाकिस्तानी एक ख़ानदान था जो कि कश्ती डूबी, जिस कश्ती पर ये सवार थे, और ये कश्ती डूबने की वजह से ये पूरे का पूरा ख़ानदान जो है ये समंदर बुर्द हो गया। और कई घंटे की जद्दोजहद के बाद बिलाखिर इस बदबख्त बदकिस्मत ख़ानदान की लाशें मिलीं। और फिर जब लाशें मिली तो इनको अपने वतन की सरजमीन भी नसीब नहीं हुई, इनको वहीं पर स्पुर्द खाक कर दिया गया। इस्तांबुल में इनकी लाशें, इनकी तदफीन जो है वो कर दी गई। कोयटा का ये अली आगा है, इसकी अहलिया थी, इसके 4 बच्चे थे, जो कि चंद रोज़ पहले तुर्किया से यूरोप जा रहे थे। और कश्ती में दीगर दर्जनों अफराद जिसमें ये सवार थे वो भी सवार थे, और ज़ाहिर है ये वो लोग भी जो हैं इस हादसे का शिकार हुए थे। बहरहाल नाज़रीन, आज डंकी पे बात करूँगी। डंकी जो है बेसिकली वो लफ्ज़ डोंकी है, जिसको कि आम हमारा जो ज़ुबान ज़द-ए-आम है इसमें हम डंकी कहते हैं। तो डंकी जो है ये वो तरीक़ाकार है जिसमें इल्लीगल तौर पर, यानी कि गैर कानूनी तौर पर हमारे जो लोग हैं वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं। और जो गैर कानूनी रास्ता बताने वाले हैं इनको डंकर्स कहा जाता है। और ये काम जो है पाकिस्तान में डंकी के ज़रिए बैरून मुल्क भेजने का कारोबार जो है, ये एक धंधा है, एक इंतहाई गलीज़ धंधा है जो कि बड़े अरूज पर है। और अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि चले मुल्की हालात को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मुल्क की मईशत, मुल्क की इकॉनमी, रोज़गार तो आप नहीं दे सकते, लोगों को आप सहूलतें तो नहीं दे सकते, बेहतर लाइफ तो नहीं दे सकते, लेकिन एटलीस्ट इस तरह के जो माफिया होता है, इस तरह के जो गलीज़ एलिमेंट्स होते हैं, उनको तो कंट्रोल हुकूमत कहीं ना कहीं कर सकती है, हमारी एजेंसीज कर सकती हैं, हमारी कानून नाफिज करने वाले इदारे कर सकते हैं। ये जो एजेंट माफिया है, ये जो एजेंट्स हैं जो कि भारी भरकम रकूम भी वसूल करती हैं और मजबूर लोगों की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा के पूरे के पूरे ख़ानदानों को तबाह कर देती हैं, उजाड़ देती हैं, और इनको इल्लीगल तरीके से बैरून मुल्क भेजते हैं डंकी के ज़रिए। तो नाज़रीन, डंकी जो है बेसिकली इल्लीगल तरीक़े से एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि दूसरे मुल्क में जाना है, बॉर्डर जो होते हैं उनको क्रॉस करना है। तो ये एक कसीर तादाद है। और अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो हैं वो जो रीजन्स, उसमें 2 हैं। एक रीजन जो है वो गुजरात है और एक रीजन जो है वो गुजरांवाला है। तो नाज़रीन, ये वो 2 रीजन हैं जहाँ के ज़्यादातर लोग जो हैं वो डंकी के ज़रिए बैरून मुल्क जाते हैं। और सबसे पहले मैं रास्तों के बारे में आपको बताऊँ। डंकी का तो मैंने आपको बताया कि कम पैसों पर गैर कानूनी तरीक़े से दूसरे ममालिक में, यानी कि यूरोप वगैरह में लेकर जाना इन जो भी लोग होते हैं उनको। और पाकिस्तान में डंकी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, पाकिस्तानियों को लेके जाया जाता है। इसमें 2 रास्ते होते हैं, एक पानी का रास्ता होता है, एक खुश्की का रास्ता होता है। जो पानी का रास्ता होता है
اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو شپ کے ذریعے لے کے جایا جائے گا، اور جب ان کو بڑے ہی ان کو سہانی خواب دکھائے جاتے ہیں، تسلیاں دی جاتی ہیں، دلاسے دیے جاتے ہیں، بھاری بھرکن رقوم بھی لے لی جاتی ہیں، اور پھر ان کو چھوٹی چھوٹی کشتیاں جو ہوتی ہیں ان میں سوار کر دیا جاتا ہے، اور یہ جو کشتیاں ہوتی ہیں سمندر کی لہروں کا مقابلہ نہیں کر پاتی ہیں، اور بیچ سمندر جا کے یہ ڈوب جاتی ہیں، اور نسلیں جو ہیں، خاندانوں کے خاندان جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا راستہ خشکی کا راستہ ہے۔ خشکی کے راستے میں کنٹینرز استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ لوڈر ہوتے ہیں، ٹرالر ہوتے ہیں، ٹرالے ہوتے ہیں بڑے بڑے، جن پہ کہ ان کو لوڈ کر لیا جاتا ہے، اور پتھریلے دشوار گزار راستے ہوتے ہیں، ان سے گزرتے ہوئے جب یہ تارکین وطن جو ہیں یہ جاتے ہیں اپنے وطن کو چھوڑ کے نکلتے ہیں، تو ان میں سے اگر کوئی لوڈر سے یا کوئی اس سے کنٹینر میں تو خیر دم گھٹنے سے، اور چونکہ ہزاروں کی سینکڑوں کی تعداد میں کنٹینر کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں، سم ٹائمز دم گھٹنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، کیونکہ ان کو کھانے پینے کی اشیاء اور باقی جو آپ کے معمولات زندگی ہوتے ہیں اس کنٹینر کے اندر ہی سارا آپ انجام دہی ہوتی ہے ان کی، اور وہ جو صورتحال ہوتی ہے وہ میں اس طرف تو نہیں آؤں گی ظاہر ہے، لیکن جو اگر لوڈر کے اوپر بھی سینکڑوں کی تعداد میں جب لوگوں کو لوڈ کر دیا جاتا ہے، تو اگر راستے میں پتھریلے گنجان آباد پہاڑی اور دشوار گزار راستے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی گر جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے، یا پھر اگر اس کو چوٹ لگ جاتی ہے شدید قسم کی، اس کو اٹھاتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو جلدی جلدی بھاگنے کی کوشش ہوتی ہے، اور جو دشوار گزار راستے ہوتے ہیں جو کہ ایک پیدل راستہ ہوتا ہے جو کہ ہزاروں کلومیٹر کی صورت میں طے کرنا پڑتا ہے، تو اس میں کئی کئی دن لگ جاتے ہیں لوگوں کو، اور جب وہ طے کرتے ہیں تو ان دشوار گزار راستوں میں بھی وہاں پر دو ان کے ایجنٹوں کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو ہوتا ہے قافلے کے آگے ہوتا ہے، ایک قافلے کے پیچھے ہوتا ہے، اور ان دونوں کے ہاتھ میں پسٹل ہوتے ہیں، اور جو ذرا سی بھی وہاں پر ہمت جو ہے وہ اس کی جواب دینے لگتی ہے تو اس کو یا تو فائر مار کے وہیں پہ ختم کر دیا جاتا ہے، یا پھر ان کو بری طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے کہ ٹائم کم ہوتا ہے اس وقت، ان کی اپنی جان بھی جو ہے اور ان کا اپنا جو یہ جو منحوس اور دھندا ہے، یہ دھندا جو ہے وہ اس وقت سٹیک پر ہوتا ہے، اور ان کو پکڑے جانے کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ پکڑے گئے تو ڈیفینیٹلی ان کے پیچھے سے پکڑ ہوگی، اور کہیں نہ کہیں طرح سے ان کے گرد قانون کا گھیرا جو ہے وہ تنگ ہو جائے گا۔ بہرحال اس طرح سے ٹارچر کیا جاتا ہے، اور ان راستوں کو آپ کو بتاتی چلوں کہ ان راستوں کو طے کرتے ہوئے یہ جو نوجوان ہوتے ہیں، پہلے تو اس میں صرف ہمارے نوجوان یعنی کہ مرد ہوتے تھے، اب افسوسناک صورتحال یہ ہے جیسے میں نے ابھی ریسنٹلی جو آپ کو واقعہ بتایا ہے، اس میں نہ صرف اب خواتین بھی ہیں، خواتین کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، اور اب تو لوگوں نے پتہ نہیں کیوں بچے اپنے چھوٹے چھوٹے لے کر کے اپنی جانوں کو سٹیک پر ڈال دیتے ہیں، اپنی جانوں کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، بچے جو ہیں پورا خاندان جو ہے وہ مر جاتا ہے، وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں، تو کیا آپ پوری زندگی، کیونکہ ملک کے حالات سے لوگ تنگ ہیں، لوگ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں، اور بعض لوگوں کی تو ابھی جو سروے ہوا تھا اس سروے کے اکارڈنگ اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ لوگوں کی ایک عام رائے سامنے آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ابھی لوگوں کو پاکستان سے بھاگنے کا موقع ملے، یعنی کہ پاکستان سے مائگریٹ ہونے کا موقع ملے، پاکستان چھوڑنے کا موقع ملے، تو 1947 میں جو مائگریشن ہوئی تھی، جو ہجرت ہوئی تھی ناظرین، اس سے بڑی ہجرت پاکستان میں ہوگی۔ لوگ اتنے مجبور ہیں، لوگ اتنے پریشان ہیں، لوگ اس قدر پریشان ہیں کہ لوگ بس چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے بھاگا جائے یہ ملک پاکستان چھوڑ کر کے۔ خیر، آپ پاسپورٹ آفس چلے جائیں، آپ نادرا کے آفس چلے جائیں، آپ کسی بھی ایمبیسی میں چلے جائیں، تو وہاں پر لوگ آپ کو اس طرح نظر آتے ہیں، خاص طور پہ پاسپورٹ کے آفس میں میرا 2-3 دفعہ ابھی پچھلے دنوں جانا ہوا، میں نے دیکھا وہاں پہ لوگ اتنے لوگ ہوتے ہیں، قطاروں میں لگنا تو دور کی بات ہے، وہاں پہ سڑک تک اتنی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں کہ وہاں پر ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز مفت میں بانٹ رہے ہیں، اور مفت کی وہ چیز لینے کے لیے لوگوں کی لمبی لائنیں لگی ہیں، کیونکہ لوگ یہاں سے اب بھاگنا چاہتے ہیں، لوگ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، لوگ اتنے مجبور ہوتے ہیں۔ تو ڈنکی کے راستوں کی بات کریں گے، ایجنٹ جو ہیں کوئٹہ کے راستے لوگوں کو سب سے پہلے نکالتے ہیں، اور چھوٹی کشتیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، پھر ترکی سے یونان میں داخل کرنے کے لیے چھوٹی کشتیاں استعمال کی جاتی ہیں، اور یہ جو راستہ ہے سب سے پہلے آپ کو بتاؤں پاکستان سے کوئٹہ کے ذریعے، کوئٹہ میں ان کو اے سی بسیز میں بٹھایا جاتا ہے، ان مجبور لوگوں کو جو کہ ایجنٹ بھاری بھرکم رقوم ان سے وصول کرتے ہیں، سب سے پہلے کوئٹہ سے ان کو کوئٹہ کے راستے لے جایا جاتا ہے۔ کوئٹہ میں اے سی بسیز ہوتی ہیں بڑی شاندار قسم کی، وہاں پر ان لوگوں کو اے سی بسیز میں سوار کر لیا جاتا ہے، اے سی بسیز میں یہ لوگ بیٹھتے ہیں، تو وہاں کوئٹہ سے یعنی کہ پاکستان سے پھر ان کو ایران لے جایا جاتا ہے۔ جب ایران پہنچتے ہیں یہ لوگ تو صورتحال
टोटली वहाँ पर डिफरेंट होती है। फिर ईरान से नाज़रीन आपको बताती चलूँ कि इनको तुर्की, और तुर्की के से इस्तांबुल, और इस्तांबुल से फिर इनको ग्रीस ले जाया जाता है, यानी कि यूनान। ठीक है, ये वो रास्ते हैं, दुश्वार गुजार कठिन रास्ते होते हैं, और बाज़ लोगों से जिन्होंने जो डंकी के ज़रिए डंकी लगाकर पहुँचे, वहाँ पर पहुँचने में कामयाब हुए, कुछ नाकाम लौटे। मैंने जब उनसे बात की तो उनसे बात करके उनके जो बातें सुन के ऐसे दिल लरस जाता है। जो पहुँचने वाले लोग हैं उनमें से कुछ ने मुझे बताया था, उन्होंने कहा था कि ये जो 18 घंटे उनको पैदल चलना पड़ता है, वहाँ पर इनको चूँकि खाने पीने के लिए इनके पास कोई चीज़, कोई सामान नहीं होता, ये लोग घास खाते हैं। ये लोग घास खाते हैं, दरख्तों के पत्ते खाते हैं। फिर ये पहाड़ी रास्ते होते हैं, पहाड़ों की मिट्टी खाने पे मजबूर होते हैं। इनको जब पीने के लिए पानी नहीं मिलता नाज़रीन, तो वहाँ पर घास के ऊपर जो ओस पड़ी हुई होती है, जैसे पंजाबी में हम तरेल कहते हैं, ठीक है, वो जो ओस होती है उसको चाटते हैं, दरख्तों के पत्तों को चाटते हैं, क्योंकि इनका खलक, इनकी ज़ुबान, इनका मुँह खुश्क हो जाता है, इनको पीने का पानी नहीं मिलता। तो ये सूरत हाल होती है। फिर नाज़रीन ये भी आपको बताती चलो, NGOs जो हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे कहा जाता है जी कि NGOs बड़ा काम करती हैं, वो NGOs जो हैं वो भी बाज़ जगहों पर आकर अपने हाथ खड़े कर देती हैं, और गैर कानूनी तौर पर जो जाने वाले लोग हैं उनमें से 90% कहते हैं कि 90% लोगों से सर्वे के अकॉर्डिंग जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि 90% की ये राय थी। उन्होंने कहा कि जब इस तरह के हालात हमें फ़ेस करना पड़ते हैं तो हम दुआ मांगते हैं कि काश हमें वापसी का कोई रास्ता मिल जाए, और कहते हैं कि जब हमें कोई वापसी का रास्ता भी अगर नहीं मिल रहा तो फिर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे हम यहीं पर मर जाएँ, हमें मौत आ जाए, और मौत के लिए भी वो तरसते हैं, यानी कि इस कदर दुश्वार गुजार हालात होते हैं। आपको याद होगा नाज़रीन, जैसे कि मैंने गुजरात रीजन और गुजरांवाला रीजन बताया, दो बड़े रीजन है पाकिस्तान में जहाँ से लोग जो हैं बड़ी तादाद में माइग्रेट होकर बाहर जाते हैं। और उनमें से आपको बताऊं कि जो गुजरात के लोग हैं, पिछले दिनों एक यूनान कश्ती हादसा जो है वो पेश आया था, और इस यूनान कश्ती हादसे में 750 अफराद थे इस कश्ती में। और ये जो कश्ती थी एक छोटी सी कश्ती थी जो कि मछलियाँ पकड़ने के लिए इस्तेमाल होती है, और उसमें 750 बंदा सवार था। आप खुद इमेजिन करें, 750 बंदा एक छोटी सी मछलियाँ पकड़ने वाली कश्ती में सवार हो। तो उनमें से आपको बताते चलें कि कहा जा रहा है कि 500 के करीब जो बंदे हैं वो मर गए थे, क्योंकि कश्ती जो है वो समंदर की जो तेज़ लहरें थी उनका मुकाबला नहीं कर पाई थी। और इन 700 अफराद में 300 के करीब सिर्फ पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं जो इस कश्ती में सवार थे। और 25-25 लाख रुपए ये एजेंट वसूल करते हैं, भारी भरकम रकूम वसूल की जाती हैं। फिर भी लोगों को कहा जाता है कि आपको बायर लेके जाया जाएगा। 25 लाख रुपए एक वो आम सी अमाउंट मैं आपको बता रही हूँ कि जहाँ बायर का झांसा दिया जाता है। सादा लोग, देहातों के लोग होते हैं, गुजरात रीजन के, गुजरांवाला रीजन के, जो कि अपने घर बेच देते हैं, अपनी जो उनके पास कुछ ज़मीन होती है वो बेच देते हैं, ज़राई रकबा अपने माँ बाप का बेच के माँ बाप अपने बच्चों को मजबूर होकर अपने नौजवान बेटों को जब भेजते हैं, तो वो जब उनको मौत का सामना करना पड़ता है और उनकी डेड बॉडीज़ भी वापस नहीं आती हैं, तो ऐसे वालिदैन जो हैं उनका हाल आप खुद ही बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं एक छोटी सी खबर पढ़ी तो मेरे से मतलब मुझे नहीं हो रहा था बर्दाश्त, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उन लोगों के लिए जो कि डंकी लगाने की ख्वाहिशमंद है। और ख़ासतौर पे आजकल हंगरी जो है वो बड़ा मशहूर हुआ हुआ है जी। हंगरी कहा जाता है सर्बिया, ठीक है। हंगरी जाने वाले जो रट लगाने वाले लोग हैं, मैंने खुद सुना है कि हंगरी जाना आजकल बड़ा जी ईजी टारगेट है। एजेंट जो है ज़ाहिर है वो लोगों को झूठी तसल्लियाँ देते हैं, झूठे वादे करते हैं। तो हंगरी जाने वालों के लिए भी मुख्तसर से मैं बताऊँगी कि उनको हंगरी और सर्बिया के बॉर्डर पर ये वहाँ का रूल है कि उनके वो जो वहाँ पर सिक्योरिटी के लोग तैनात होते हैं, वो तो आपको जो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, बॉर्डर क्रॉस करने वालों को टॉर्चर नहीं कर सकते, उनको पकड़ नहीं सकते, उनको मार नहीं सकते, लेकिन वहाँ पर बड़े बड़े साइज़ के कुत्ते जो हैं, जर्मन शेपर्ड है जैसे, वो उन्होंने पाले हुए होते हैं। और जैसे ही उनको कुछ लोगों का जत्था या ग्रोह जो है वो इलीगल तौर पर दूर से आता हुआ नज़र आता है कि जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करेगा, तो वो कुत्ते जो हैं जर्मन शेपर्ड, उनको बुरी तरह से ट्रेन किया हुआ होता है, उनको खोल दिया जाता है उनके पटे, और वो जाके उन पर अटैक करते हैं। और फिर आपको मतलब मैं क्या ही बताऊं कि वो कुत्ते जो हैं फिर उनको नोचते हैं, उनको फाड़ते हैं, उनका क्या हाल करते हैं। उनमें से कोई मेरा नहीं ख्याल बच पाता होगा जो बॉर्डर क्रॉस कर पाता होगा, और बाकी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। तो नाज़रीन ये जो ख़ानदान था कोयटा का, अली आगा इस बंदे का नाम था, इसकी फैमिली थी, इसकी अहलिया और इसके 4 बच्चे थे, जो कि जिन्होंने कोशिश की। तो ऐसी कोशिश करना जो है इंतहाई एक फ़जूल हरकत है। आप अपने पैसे भी ज़ाया करते हैं और इस तरह से इलीगल तौर पे अपने छोटे छोटे बच्चों और अपनी फैमिलीज़ को लेकर के, या फिर अपने नौजवान जो हैं वो अपने माँ बाप को परेशान करते हैं। उनको कहते हैं कि नहीं हमने बाहर जाना है, बाहर जाके शायद हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे, हमारा फ्यूचर सेट हो जाएगा।
تو ایسا ہرگز نہیں ہے. ڈنکی لگانا، ڈنکی میں 90% لوگ جو ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں اور باقی 10% جو ہوتے ہیں معجزانہ طور پر وہ بارڈر کراس کر لیتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. یہ صورتحال ہے، لیکن ہماری حکومت کو بھی اس پہ سختی سے ایکشن لینا چاہیے اور کوئی نہ کوئی ایسے عناصر جو ہیں یہ جو ایجنٹ مافیا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے FIA اور جیسے دیگر ادارے ہیں ان کو بھی سرگرم ہونا چاہیے، ایکشن لینا چاہیے تاکہ ان کو کنٹرول کیا جا سکے اور جو لوگ جو ہیں بے جان موت کا جن کو سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو بچایا جا سکتا ہے. تو ابھی کے اس ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے آپ کے فیڈ بیک کی ضرورت رہے گی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.